सिर्फ सोचा समझा प्लान है। भाजपा का सोचा समझा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो दुकान है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है और उस धार्मिक उन्माद है क्या? हाँ, तो उस हिंदू मुस्लिम्स को करने के लिए उस धार्मिक उन्माद को कैसे फैलाया जाए वो स्टेप स्टेप बनाते हैं। सोचते भी हैं कि यार हम फला व्यक्ति के लिए परसों वहाँ चले गए और पूरा दिन लगा दिया और 2 काम उस दिन अपने भी थे वो खराब भी कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन फिर हमने और बारीकी से सोचा, फिर हमने देखा, मैंने कहा यार कई लोग जो हैं। अच्छा, ये आजाद अली सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदू लोग भी आपके बहुत दोस्त हैं और बहुत नजदीक रिश्तेदार हैं और मुसलमान समुदाय में आप पैदा हुए हैं। आप क्या देखते इस देश के अंदर? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट डिफेंडर कहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, कैटलिस्ट हैं और शुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन पूरे समाज में लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और आज हमारे साथ हैं आजाद अली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस बात की खुशी है कि ऐसा कार्यकर्ता जो मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, मानव अधिकारों के लिए जीता है। अगर मानव अधिकारों का हनन कहीं हो रहा है तो आजाद अली को लोग याद करते हैं। देहरादून में तो कहीं पर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती तो आजाद अली पहुंच जाते हैं। क्या जड़ी दी आपने लोगों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपके संस्थान का जी और खासकर आपका। जी। देखिए, हमारा देश सन 47 में आजाद हुआ जी। लेकिन अगर हम आज भी बात करें, कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिक बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को आज भी स्वतंत्र महसूस करते ही नहीं। जी। और बहुत सारा सिस्टम आज भी इतना डेंजरस स्थिति में है कि वहां पर जब तक उनके हित पूरे नहीं होते जी। वहां पर एक आम आदमी का काम हो नहीं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, जिसका हमें बड़ा दुख भी होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपनी परेशानियों में परेशान होता है या उसको जितनी मुश्किल हो रही है वो अपने काम को लेकर, सिस्टम उसको उतना ही ज्यादा दबाता है। या ये कह लीजिए कि सिस्टम में करप्शन की स्थिति ये है कि जो कमजोर होगा या मजबूर होगा, सिस्टम उसको और ज्यादा मजबूर करता है। तो ऐसी चीजें हमने देखी, इस तरीके का जब देखा हमने, इस तरीके से चल रहा है बहुत कुछ। इंटरेस्ट शुरू से ही था हमारा कि भाई एक आम आदमी की मदद कैसे की जाए, क्योंकि हम खुद एक किसान परिवार से निकल के आए जी। और हमने अपने बचपन में, जब उत्तराखंड राज्य बना भी नहीं था जी। हमने तब 2-2, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए की कीमत जानी जी। क्योंकि यहाँ कोई खास व्यवसाय नहीं होते थे। यहाँ पर खेती बाड़ी से लोग अपना गुजारा करते थे। खेती बाड़ी से 6-6 महीने की फसल उगाकर वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे इकट्ठे कर पाते थे और किसी तरीके की भी उनको अगर कोई परेशानी आ जाती थी जी। तो स्थिति ये हमने बहुत नजदीक से देखी कि कोई भी विभाग हो या किसी भी विभाग को ले लिया तो सिस्टम एक किसान परिवार को या एक आम आदमी को इस कदर परेशान कर देता था कि उसकी 6-6 महीने की कमाई कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ जाती थी। तो हमने इस तरीके के अनुभव लिए, हमें लगा कि इसका तोड़ क्या है, तो हमने कई जगह आवाजें उठाने शुरू की। तो पता लगा कि भाई नहीं, ये तो काम नहीं हो सकते, कि आप कौन हैं, इसमें तो फलाने नेताजी का फोन आ रखा है, अच्छा। या राजनीतिक दबाव है, वहां से नहीं होगा। तो हमने फैसला लिया कि हमें समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी उतरना आना पड़ेगा बिल्कुल। तो राजनीति में आने की शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी का काम कराने में जो दिक्कत आ रही थी जी, वहां से हमने मन बनाया और मन बनाने के बाद तो हमने फिर जी जान से राजनीति के इस पड़ाव में चलते चले गए। तो स्थिति ये हुई कि फिर राजनीतिक चीजें भी अच्छी लगने लगी। अच्छा, थोड़ा सा ये समझाने की आप कोशिश करिए हमारे ऑडियंस को कि वो जो टर्निंग पॉइंट आजाद अली के जीवन में आया, जो आपको दिखा, फिर आप कूद पड़े कि नहीं जी अब तो मुझे यही करना है, सारा धंधा छोड़ करके
कई बार आपके अच्छे कारोबार है उसको छोड़ छाड़ करके आप सीधे कूद पड़ते हैं लड़ने के लिए कि नहीं ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है हमारा जी। शीशमबाड़ा। अच्छा। लेकिन तब तक हमें खूब अनुभव भी हो गए थे राजनीति के भी। लेकिन हमें लगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है जिसको कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आम आदमी की और एक असहाय आदमी की सरकार माना जाता था। हम खुद उसी कांग्रेस पार्टी में थे, उच्च पदों पे थे। हमें लगा जो शीशमबाड़ा हमारा क्षेत्र है पछवा दून का, खासकर हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र सहसपुर, मैंने कहा ये जो देहरादून की सहस्त्रधारा रोड से एक कूड़ेदान को हटा के शहर से गांव में शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। तो हमने उसकी थोड़ी आवाज उठाई। तो माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे उस समय जी। हरीश रावत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं जी, लेकिन एक बड़ी कमजोरी उनके साथ ये है कि वो कान के बड़े कच्चे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। अब उनको ये तो समझ आया कि ये वाकई में शहर से निकालकर गांव के बीच में कूड़ेदान को जो शिफ्ट किया जा रहा है ट्रेंचिंग ग्राउंड को, ये गलत है। लेकिन साथ साथ जो कान के कच्चे हैं उनको कई लोगों ने कहा कि ये तो बहुगुणा परिवार के नजदीकी थे, या अच्छा, या ये कह लीजिए कि कई लोगों ने कहा कि भाई आजाद अली को तो हरीश रावत जी आप काम रोक के इस कूड़ेदान का बहुत बड़ा नेता बना देंगे यहाँ, या ये कह लीजिए जो हमारे चक्राते वाले नेताजी हैं जी, उनके साथ हमारे जो सहसपुर से 2012 चुनाव लड़ने आ गए थे वो हों। तो कई लोगों की बड़ी एक चेन बनी। हरीश रावत जी के कान में खुसर किया गया। अब हरीश रावत जी ने जो काम को दोबारा से हरी झंडी दी जी, वो मेरे जीवन का एक वाकई में ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें ये कह लीजिए कि मैं आम जन के लिए या अपने पछवादून क्षेत्र के लिए जो चाहता था वो कर नहीं पाया। वहां इन लोगों ने हमें मजबूर किया। तो नतीजा ये निकला कि वो कूड़ेदान हरीश रावत जी की बदौलत वहां लग गया। आज उस कूड़ेदान से पछवा दून की कई लाख लोगों की आबादी बहुत पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। अच्छा, स्थिति ऐसी है कि जब पछवा हवा चलती है तो रात को शाम को लोग खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, अपने घर में चैन की सांस भी नहीं ले पाते। अच्छा। और उससे बुरी आज तो बढ़ता ही जा रहा है ना वो। अब तो उसमें पूरे जिले का कूड़ा जा रहा है, और पूरे कूड़ा भी कोई ये नहीं कि घर बाहर के अंदर का कूड़ा, अस्पताल का कचरा, शहर की तो तमाम तरीके की गंदगी, शहर के तमाम तरीके का कूड़ा मिक्स होकर वहां पर जाता है। रिसाइकिल को कुछ है नहीं। रिसाइकिल की क्षमता 10% है। मान लिया 100 टन कूड़ा आया, 10 टन रिसाइकिल हो सकता है, 90 टन स्टोर हो रहा है। तो जो 90% स्टोर हो रहा है, तो 90% स्टोरेज से वहां बदबू फैल रही है। उसके अंदर का जो गंदा पानी है वो नदी के पानी को दूषित कर रहा है। स्थिति ये है कि पछवा दून में तमाम तरीके की अलग अलग किस्म की बीमारियां फैलनी शुरू हो गई। तब से धीरे धीरे वो बढ़ रही हैं। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ रहा है ट्रेंचिंग ग्राउंड का, कूड़ेदान का, ऐसे ही धीरे धीरे बीमारियां बढ़ रही है। तो ये तकलीफ मुझे जो है, ये 2016 वाला वाकई में वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसका अंदेशा मुझे था कि अभी तो इसका खाली शिलान्यास हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये अपनी उसमें रूप में आ जाएगा उस दिन इसकी स्थिति जो होगी इस क्षेत्र को बर्बाद करने जैसी होगी। आज उस स्थिति में वो आ चुका है। तो मतलब वहां से गुजरते समय तो बहुत दिक्कत होती है। गुजरते समय दिक्कत होती है, लेकिन जो लोग परमानेंट हमारे रहे उनके लिए तो बहुत जी का जंजाल बना है। कितने गांव रहते होंगे उसके शीशमबाड़ा के आसपास? शीशमबाड़ा के आसपास के जो 8-10 गांव हैं वो प्रभावित तो है ही। सेलाकुई पूरा प्रभावित हो चुका है, लेकिन अब स्थिति ये है कि बदबू जो अपना असर दिखा रही है अपने विकास नगर तक और उधर पौंटा तक दिखा रही है, वहां तक इसकी बदबू डेंजरस स्थिति में जाने लगी है। तो वो वाकई में एक ऐसा दौर था जिसका हमें अंदाजा था कि आने वाले समय में क्षेत्र को इसके क्या क्या असर पड़ेंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। लेकिन कुछ वहाँ के राजनीतिक लोग या कुछ ये कह लो जो राजनीति छोटी सोच की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे कई लोगों की भेड़ चढ़ाव और आज जी का जंजाल बन चुका है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो लोग उसको स्वीकार कर लें कि मेरे यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। आज उसको सरकार की भी मजबूरी बन चुकी है कि कहाँ ले जाए, ले जा नहीं सकते। तो वो वाकई में एक ऐसा है जिसका मुझे दुख आज भी है। पर लोग तो याद करते होंगे ना आपको, किस्सा ही बोला उस समय। लोग याद करते हैं, तब भी लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया था, और इतना साथ दिया था कि वहां पर जब लाठीचार्ज हुआ
हमारे लोगों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर, तो हमारे एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुई वहाँ। ऐसा था? तो वहाँ एक आदमी मौके पे मर गया था। तो उस फैमिली की भी तकलीफ है हमें, तो उस क्षेत्र के वो स्वच्छ रखने के लिए लोगों ने साथ दिया था बहुत मजबूती से। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम हरीश रावत जी को भी बड़ा लगा है। लेकिन हरीश रावत जी की राजनीति जो बोलते हैं ना कि भाई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, घमंड और गलत निर्णय कांग्रेस को खत्म कर गए। आप तो 2012 से जन्मी पार्टी हो, पार्टी के लोग हो, इसलिए कुछ सुधार करो। आपकी पार्टी बनने से ज्यादा डबल हमारा अनुभव है। बिल्कुल राजनीतिक अनुभव आपसे डबल है। लेकिन उनको ना नेता चाहिए, ना उनको प्लानर चाहिए, उनको जो उनके हिसाब से काम करे ऐसा चाहिए। तो आज से हमने 2-3 महीने पहले अंदाजा लगा लिया कि भाई ये लोग जो हैं डूबेंगे। ये इसलिए डूबेंगे क्योंकि इनके अंदर भी अहंकार और इनका भी जो सिस्टम है वो जनहित में नहीं है, ये तो जन भावनाओं से खेल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि हमने पार्टी को छोड़ा। हमें खुद इतना अंदाजा नहीं था कि 2 साल से हमने इस पार्टी के लिए कितना काम किया। तो कई लोगों ने हमें खुद से फोन कर करके कहा कि भाई हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो जो 2012 से अन्ना आंदोलन के टाइम से आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, ऐसे दर्जनों लोगों ने हमारे साथ इस्तीफा दिया। और कम से कम 50-55 लोगों ने इस्तीफा दिया। और वो 50-55 लोग जो पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे, हमारे यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद और हमारे साथ इस्तीफा देने के बाद लोगों के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक तरीके से ये कह सकते हैं समाप्त हो गई। हमने अंदाजा तब लगा भी लिया था कि भाई जो इनके कर्म है और जो इनके तौर तरीके हैं और जो इनका अहंकार है इस समय, ये इनको दिल्ली से भी लेके पड़ेगा। हमने उस चीज को भी कई प्लेटफॉर्म पे मीडिया के उस बात को बोला कि भाई आम आदमी पार्टी जिन उद्देश्यों को लेके जन्मी थी उनसे टोटल उलट काम कर रही है। तो इसलिए स्थिति दिल्ली की कहो या कहीं की भी उलट है। नतीजा निकला, हमने 3 महीने पहले पार्टी को छोड़ा। और हमारा जो एनालिसिस था, जो एक्सपीरियंस था, जो हमने कई चैनल्स पे कहीं उस पे साझा किया था, रिजल्ट वही आया दिल्ली में कि दिल्ली में कुल 22 सीटों पर सिमट कर रह गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जन अधिकार मोर्चा क्या है? मैं उसी पे आ रहा था। तो वहाँ सिमट के रह गए। तो जब हमें एक ये हमारा जन अधिकार मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है। अच्छा। तो इस पे हम अपना अलग गैर राजनीतिक काम करते रहते थे। अच्छा। लेकिन जब हम पार्टी छोड़ने का हमें लगा कि पार्टी कोई जन अधिकारों से लेके कोई किसी तरीके का आंदोलन करने के लिए सहमति ही नहीं दे रही है, तो हम पैरेलल साथ में अपने जनाधिकार मोर्चे पे काम करने लग गए। तो हुआ ये कि जैसे हमने पार्टी छोड़ी थी, हमने जनाधिकार मोर्चे पे फिर सारे काम यहाँ करने शुरू कर दिए, राजनीतिक भी गैर राजनीतिक भी कई सारी चीजें। अच्छा। तो जनाधिकार मोर्चा हमारा एक संगठन है। अच्छा। जिसमें हमारे साथ पूरे उत्तराखंड के और उत्तराखंड से बाहर भी 3-4 राज्यों के लोग जुड़े हैं। और खास तौर पे हरिद्वार जिला और देहरादून के बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं, मजबूत लोग जुड़े हैं। तो जनाधिकार मोर्चा पे हम जनहित के कार्य कर रहे हैं। ये जनाधिकार मोर्चा हमारा एक संगठन है। और आने वाले समय में लोग तो बोलते हैं भाई हम राजनीति नहीं करेंगे, ये हमारा गैर राजनीति रहेगा, लेकिन नहीं। शायद बहुत सारे लोगों के बीच में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्पष्ट इस बात को कर रहा हूँ कि ये हमारा मोटो जो है टोटल राजनीतिक है। क्या बात है? क्योंकि हम खुद राजनीतिक हैं। तो जनाधिकार मोर्चे पे हम अपना काम कर रहे हैं। जनाधिकार मोर्चे का उद्देश्य भी यही है कि प्रदेश में जिनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती, जिनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बाद बहुत सारी संख्या एक ऐसी है, एक अच्छी खासी प्रतिशत संख्या ऐसी है जो चाहते हैं कि कोई मजबूत विकल्प उनको मिले और उस विकल्प पे वो अपना नेतृत्व चुने। तो जनाधिकार मोर्चा हमारा मजबूत। अच्छा, आपको याद है कि जनाधिकार मोर्चा ने कोई 2 काम या 1 काम आप बता सकते हैं उस मार्फत आपने ये काम किया है? वो सफल हुआ असफल हुआ अलग मामला है। आपने ट्रेंचिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा लोगों को अब याद आएगा, लोगों को आने वाले 5 साल बाद और याद आएगा लोगों को। उसके बाद फिर से पॉलिटिकल इशू बनेगा, लेकिन मुद्दा तो आपने उठाया ना। वही जन अधिकार मोर्चा का कोई 1 या 2 या 3 को ऐसे बहुत एक काम आप बता दीजिए। है ऐसे एक बहुत सारे, जिसको आप कभी नहीं बोल सकते, ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि जब हम किसी इशू को लेके वो करते थे तो हमें लग रहा कि सामने व्यक्ति को तो 2-4 मैटर तो ऐसे आएंगे उनको बेगुनाह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए।
तो हमने, हमारे लोगों ने, हमारे साथ जुड़े लोगों ने, हमारे संगठन ने उसकी आवाज़ उठाई, तो आज वो बेगुनाह बाहर हैं। नहीं तो उनका तो जीवन खराब हो जाता, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कई जगह, जो हमारी उत्तराखंड की पुलिस है या कहीं की भी पुलिस कहें पूरे देश में, कई बार ऐसा दबाव बन जाता है कि फला लूट या फला चोरी को आप कैसे भी 24 घंटे में खोलिए, अधिकारी ऐसा निर्देश दे देते हैं। हाँ। तो ऐसे वक्त में कई बार थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सिर्फ उस घटना को खोलने के लिए धरपकड़ कर देते हैं, धरपकड़ में बेगुनाह को भी पकड़ लेते हैं। हाँ। ऐसे कई काम हुए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े चीजें बहुत, हाँ, जो हम पहले से कह रहे हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ता की तो आज वो लोग अपने घर परिवार में हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे जानकारियां हैं हमारे पास देश में, जिन लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया, वो 8 साल बाद 10 साल बाद बरी होकर छूटे हैं, लेकिन उनके 8 साल 10 साल 15 साल तो खत्म कर दिए। तो ऐसे बहुत काम हुए हैं। और मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ कि आदमी को पैसे कमाने के या पैसे से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड कई काम ऐसे हैं, अगर नहीं भी किसी के हो रहे हैं, वो एक पार्ट है आदमी के साथ लगा हुआ। लेकिन अगर किसी आदमी के साथ कोई ऐसी घटना घट जा रही जिसमें उसके खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा दर्ज हो जा रहा है या झूठा हो जा रहा है, बाद में भले ही वो बरी होता रहे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी निर्दोष के साथ ऐसी घटना न घटे जिसके लिए सिस्टम को भी या प्रशासन को भी और शासन को भी या मित्र पुलिस को भी हमारी बाद में ये पछतावा हो, हाँ ये काम गलत हुआ, तो हम उस पर जरूर ज्यादा फोकस रखते हैं। क्योंकि हमने कई लोगों के साथ इस चीज अनुभव को साझा किया है कि वो कई साल तक मुकदमा झेलने के बाद में बरी हो गए। तो क्यों ना हम पहले से ही ऐसा करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ऐसे अनेकों काम है, बहुत सारे काम। राजनीति की चल रही है, तो आजकल बहुत ज्यादा है, गर्म माहौल है उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, यूसीसी तो सिर्फ और सिर्फ सोचा समझा प्लान है, भाजपा का सोचा समझा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो दुकान है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है, और उस धार्मिक उन्माद है क्या? हाँ, तो उस हिंदू मुस्लिम्स को करने के लिए उस धार्मिक उन्माद को कैसे फैलाया जाए, वो स्टेप बनाते हैं। कभी वो 3 तलाक ले आते हैं। बताओ भाई, किस मुस्लिम्स महिला ने डिमांड की थी? ठीक है, तो बताओ भाई, कौन से कश्मीरी ने 306 क्या धारा थी वो, 370 हटाने की थी? नहीं की थी। बताओ भाई, कौन सी महिला ने कहा था कि हमें यूसीसी चाहिए? बताओ, कौन से मुस्लिम्स ने कहा कि भाई हमें वक्फ बोर्ड पे जो आज ये विधेयक ला रहे हैं ये चाहिए? तो ये इन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है कि भाई जो ये हमारी दुकान है स्टेप बाय स्टेप कैसे चलती रहे, सिर्फ और सिर्फ ये है। और उत्तराखंड में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे इसको जो किया गया, उत्तराखंड में जो इसको शुरुआत की गई, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोगशाला के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है कि भाई ये सफल होगा या नहीं होगा। और इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, जिन खामियों को लेके बहुत सारे लोग, अलग अलग संगठन या अलग अलग संस्थाएं हाई कोर्ट जा चुकी हैं। तो उन शायद हाई कोर्ट उनकी अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके एक ही जगह करके सुनेगा, ऐसा भी हो सकता है माननीय न्यायालय अलग अलग भी सुने। तो लेकिन इसमें बहुत खामियां हैं, और उन खामियों को लेके उच्च न्यायालय तक लोग जा चुके हैं। लेकिन मेरा मानना इसमें स्पष्ट यही है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, धार्मिक इशू बनाने का कहीं ना कहीं। क्लियर है कि ये हिंदू मुस्लिम करना इन्होंने से। भाई ये बताओ ना, इसमें इन्होंने बहुत सारी खामियां छोड़ दी, क्यों? और उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा डिमांड जिस चीज की हो रही थी, जिस चीज की मांग थी, उसको करते ना पहले। अगर इतना ही उत्तराखंड के हितैषी में कोई काम करना था या उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते थे, तो मूल निवास और जो भू कानून को लेकर इतने लंबे समय से आवाज उठ रही है, तो उसको करना चाहिए था। भू कानून और मूल निवास में तो स्थिति स्पष्ट हुई नहीं है। अब यूसीसी ले आए हैं, अब यूसीसी को ले तो आए हैं, अब समान नागरिकता तो आपने कह दिया, लेकिन समान नागरिकता कैसे दोगे? नहीं दे पा रहे ना, आप नहीं दे पाओगे, दे भी नहीं पाओगे। तो उत्तराखंड की जो मूल जरूरत थी, भू कानून और मूल निवास थी और है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, उस क्षेत्र में अगर हिमाचल की तरह हमारे बगल का जो राज्य है भू कानून बना होता, तो जहां हमने जन्म लिया, जब हमने जन्म लिया और होश संभाली, जब के हाल को देखें और आज के हाल को अगर हम देखते हैं, तो आज पूरा क्षेत्र कंक्रीट हो चुका है।
तब हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। तो अगर भू कानून यहाँ वाकई में बना होता तो वो कंक्रीट ना बनता क्षेत्र, और अभी भी अगर भू कानून नहीं आता तो जो बचा है वो भी कंक्रीट हो जाएगा। तो ये तो क्षेत्र को, हमारे धरातल के एरिया को बर्बाद करने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा ना, भू कानून और मूल निवास। तो भू कानून की आवश्यकता तो यहाँ पर इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे राज्य की जो जमीनें हैं, हमारे राज्य का जो एक बड़ा एरिया है जो खुला रह सकता था कल, आज वो कंक्रीट बनते जा रहा है। उस पर रोक लग सकती थी, लेकिन पता नहीं सरकार इस पे संज्ञान इसलिए नहीं ले रही कि कुछ बड़े व्यावसायिक लोग हैं, उनको नुकसान ना हो जाए, या और कई सारे इनके अपने हित हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है राज्य के लिए कि भू कानून लाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सशक्त भू कानून ला रहा हूँ। अगर ला रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, भू कानून का हम स्वागत करते हैं, और भू कानून की आवश्यकता है। लेकिन उस भू कानून में क्या क्या आने वाला है, क्या है, वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। तो यूसीसी में ऐसी क्या खराबी दिख रही है आपको ज्यादा कि वो ये हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं? देखिए, उसको एक तरीके से हुआ बनाया गया है कि मुस्लिमों के खिलाफ है, हालांकि मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। मुस्लिमों की एक दो चीजें उसमें जरूर ऐसी इन्होंने छेड़छाड़ की है कि जो मुस्लिम्स अपनी शरीयत के हिसाब से चलता है, उसको शरीयत में किसी तरीके की दखल नहीं चाहता। तो यूसीसी एक दो चीजों में दखल कर रहा है, तो उस दखल के लिए मुस्लिम्स नाराज है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ मुस्लिम्स प्रभावित हो रहा है, उससे तो बहुत अनेकों तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, अनेकों तरीके से प्रभावित होंगे। जो उसमें उन्होंने कानून ले आए हैं कि भाई समान सबको अधिकार मिलेगा। अगर 5 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, तो 5 की संपत्ति भी बराबर होगी। या 8 हैं तो 8 की संपत्ति बराबर होगी। तो बताओ आज कौन लोग, किस परिवार में बहनों को बराबर का दिया जा रहा है? कोई नहीं देता। शादी करी, उनको जो उनको दहेज के रूप में दे दिया, जो दे पाए, या उनको वही दिया जाता है। समान उनको हिस्सा तो कहीं नहीं दिया जाता बराबर का, वो लेते भी हैं। परंपरा ही नहीं है, नहीं परंपरा ही नहीं है हमारे देश की। लेकिन वो जबरदस्ती एक ऐसा विवादों का और एक ऐसा अदालतों का, कोर्ट कचहरी का प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा कि जिसमें अगर 100 परिवार होंगे, 10 परिवारों की लड़कियां कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी सिर्फ इसलिए कि भाई हमें समान अधिकार दो, हमें बराबर हिस्सा दो। लेकिन वो हमारे देश की परंपरा तो रही नहीं है। तो आप परंपरा के विपरीत कानून लाए हो, ये मुझे कहीं ना कहीं अखर रहा है कि इससे विवाद बढ़ेंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं हम तो परंपरा के अनुसार आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा होगी, लेकिन हमारे देश की परंपरा नहीं है कि बहनों को, भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया जाते आ रहा हो, या उसमें कोई ऐसा तरीका बनाया जाता कि भाई अगर कोई लेना चाहे तो ले, और कोई नहीं लेना चाहे तो ना ले। कुछ ऐसा तो कम से कम रखते। उसमें तो सीधा सीधा ये कर दिया कि बराबर मिलेगा। अब हमारे देश की परंपरा ये देना है नहीं। अब जब नहीं देना है तो उस स्थिति में विवाद ही बढ़ेंगे। दूसरा, जो उसमें लिव इन रिलेशनशिप वाला एक क्लोज आया है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए सिर्फ, और आपको पूर्ण अधिकार है, आप इकट्ठे रह सकते हैं। तो बेरोजगारी का आलम है, रोजगार की स्थिति पूरे देश में बद से बदतर होती जा रही है। नौकरी सरकारों के पास नहीं है। जो हैं भी पद, उनको भरना नहीं चाहते हैं। कहीं नकल के नाम पे, कहीं किसी नाम पे सबको रद्द किए जा रहे हैं। तो इस बेरोजगारी के आलम में लिव इन रिलेशनशिप वाला जो ये एक कॉन्सेप्ट लाए हैं यूसीसी में, कहीं ऐसा ना हो इसका गलत दुरुपयोग हो जाए। क्योंकि जब आदमी को बेरोजगारी से जूझता है या कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति से जूझता है, तो फिर वो बहुत सारी चीजें ऐसी तलाशता है कि जिसपे उसको शॉर्टकट में कुछ लाभ मिल सके। हम उसको ऐसे कह सकते हैं वैसे वृद्धि का माहौल बनेगा। फिर अब देखिए, वैश्यावृत्ति तो खैर एक शब्द थोड़ा सा अंग्रेजी में हम उसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन थोड़ा होगा, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि हाँ, उस तरीके का जब रजिस्ट्रेशन करना था तो क्या दिक्कत है? उसका दुरुपयोग जरूर बहुत लोग करेंगे। उसका दुरुपयोग ये करेंगे कि उसकी आड़ में आपको अधिकार मिल जाएगा साथ रहने का। तो कई जगह पे अभी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने। अभी तो रजिस्ट्रेशन के बिना ही लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे जोड़े ऐसे पकड़े गए हैं जो गलत काम कर रहे हैं। उनका एक दूसरे के साथ कोई प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने व्यवसाय बना रखा है उसको। तो ऐसे कई मामले तो होते हैं। उसके लिए वो आधार बना देंगे रजिस्ट्रेशन तो उससे क्या होगा, उसका आधार बन सकता है ये। और इसके अलावा भी
कुछ कर्मचारियों को लेके, जैसे आर्मी है हमारी, सीआरपीएफ है, तो जितनी भी कई सारे आर्मी से संबंधित इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं, रिजर्व पुलिस है, उनमें भी इन्होंने एक, जो जितना मैंने पढ़ा है उसमें भी एक क्लोज ऐसा है कि भाई वो मौखिक अगर दो गवाह कोई कह देंगे कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति ने, फलाना आदमी आर्मी में था और अपनी विरासत जो है किसी को की है, अच्छा, है ना, और उन्होंने अपनी विरासत जो है किसी रामलाल के नाम की है, किसी श्यामलाल के नाम की है, अली के नाम की, किसी खान के नाम की, उसको माना जाएगा। हालांकि उसमें इन्होंने तर्क दिए हैं कई सारे, कई आधारों पे, लेकिन एक वो भी बड़ा विवाद का हिस्सा है इसमें, बन सकता है। और दूसरी बात, जो शेड्यूल ट्राइब में एक एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, एसटी छोड़ दिया गया है इसमें, तो जब समान नागरिकता की बात है तो फिर तो आप संविधान में बदलाव करो ना, और संविधान में बदलाव होगा तो फिर एसटी क्या, एससी क्या, ओबीसी क्या, जनरल क्या, फिर तो सबको समान करो। तो ये भी बड़ी इसमें, तो ये बड़ा सवाल है यूसीसी को लेकर, और अली साहब, आजाद अली साहब का ये नीतिगत पैरवी है इन लोगों की, और हमारा जो दर्शक है वो आपको ही सुनना चाहते हैं एक्चुअली। अगर नीतिगत दखलंदाजी करनी होगी, कोई गलत है तो आजाद अली को लोग याद करते हैं, अगर कोई गरीब खाना नहीं खा रहा होगा शाम को तो वहाँ आप राशन पहुँचा देते हैं, अगर किसी को आप नंगा देखते हैं उसको आप कपड़ा पहना देते हैं, अगर किसी का ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा तो वहाँ आजाद अली खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या है, ये क्या मतलब, क्यों आप इस तरह का क्यों छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं? देखिए है क्या प्रेम पंचोली जी, समाज में हर तरीके का इंसान है। अब जब बात, आप बहुत भावनात्मक हैं, आपने इस तरीके की आपने बात छेड़ी है, तो हमने बड़े बारीकी से कुछ चीजों को देखा। कई बार हम सोचते भी हैं कि यार हम फला व्यक्ति के लिए परसों वहां चले गए और पूरा दिन लगा दिया हमने, और दो काम उस दिन अपने भी थे वो खराब भी कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन फिर हमने और बारीकी से सोचा, फिर हमने देखा, मैंने कहा यार कई लोग जो हैं नेतागिरी के नाम पे आए, समाज सेवा के नाम पे आए, और आज उन्होंने क्या किया, भावनात्मक लोगों को उनकी भावनाएं जगाकर चुनाव भी लड़ लिया, कोई कुछ वोट भी प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या वाकई में उन्होंने समाज सेवा की कहीं, या वो करना चाहते हैं, या वो हैं समाज सेवी? तो हमने देखा नहीं। उन्होंने उन वोटों को भी बेचा, एक बार नहीं, दो तीन बार बेचा कि भाई मुझे इतने वोट मिले थे। आज पता लग रहा है कि उनके बड़े बड़े आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल बनकर खड़े हो गए हैं। तो तब कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हमने अपने साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आज तक उसका दुरुपयोग नहीं किया, किसी व्यक्ति के साथ हमने इस नियत से खड़े नहीं हुए कि हमारा व्यक्तिगत हित क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा जो आत्मसम्मान है, जो अपनी जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो हमारी बढ़ जाती है, आपको संतुष्टि मिलती है, तब हमें लगता है कि भाई वाकई में हम गलत नहीं है। आप संतुष्ट। ये धन दौलत एक्स्ट्रा जो इन्होंने कमाई है, जो इन लोगों को भावनाओं को बेचा है, आज इनकी इज्जत समाज में कितनी है वो इनको भी पता है, समाज भी इनकी तरफ देख रहा है। तो पैसा तो कितने लोगों के पास हो सकता है, तो बात सब कुछ चीजें पैसे से नहीं होती। और जैसे कि आपने कहा कि हर जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन खड़े हम इसलिए भी होते हैं कि हमने अपना एक विश्वास बनाया है, और जो एक विश्वास बना है समाज में या लोगों की नजर में, वो विश्वास हमारा नहीं टूटना चाहिए। क्या बात है, वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो उस और मैं पिछले 25 सालों से आपको देखता हूँ कि जैसे आप सर्दियों में कंबल बांटते हैं लोगों को, कहीं भी आपकी फोटो नहीं आती, और हमने अक्सर क्या देखा है कि कंबल 1 और देने वाले 4, आपकी कभी फोटो नहीं देखी हमने। तो आप चुपचाप बड़ा साइलेंट होकर के काम करते हैं। देखिए आप हमारा फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल उठा लीजिए, आपको राजनीतिक हमारी फोटो बहुत मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन सिर्फ एक जगह की फोटो डली है, जिसको कोरोना काल के समय राशन देते हुए, नहीं तो हमने सैकड़ों जगह राशन, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन हमने कहीं कोई फोटोग्राफ नहीं डाली, वो भी किसी साथी ने डाल दी थी हमारे। अच्छा। तो हमने उसको डलने के बाद हमने डिलीट नहीं किया। अच्छा। और आज भी अगर हम चाहे वृद्धाश्रम हो, है ना, कई जगह विकलांग बच्चों का है, कई जगह अनेकों प्रकार के आश्रम चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं हमारे, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, करीब बहुत लोअर क्लास के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए कुछ लोग अपना इकट्ठा करके कर रहे हैं।
ऐसी बहुत जगह हम रेगुलर जाते रहते हैं, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स हम ना तो शेयर करते हैं, ना उनको हम दिखाना चाहते हैं। वो हमारा एक आत्मीय काम है, आत्मसंतुष्टि है। हाँ, आत्मसंतुष्टि का काम है। उसकी फोटोग्राफ तो हम नहीं डालेंगे। आपने नहीं तो खाली कंबल बांटने की बात ये की। हमको सीखना है। हाँ। ये हमको सीखना है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। हाँ, तो ये हमको सीखना है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसको प्रचार क्यों करना है? उसका नहीं। हाँ, आप राजनीतिक कर रहे हो, हाँ। आप क्षेत्र हित की कहीं पे कोई अफसर से मिल रहे हो, हाँ। या किसी हाँ। विभाग के कर्मचारियों से मिल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जागरूकता है। हाँ, तो डालना चाहिए डालना चाहिए कि भाई ठीक है, और लोग भी जागरूक हों और लोगों को भी पता लगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें थी, किस लिए कौन आवाज उठा रहा है, क्या कर रहा है। वो जागरूकता है, वो तो खूब करना चाहिए। लेकिन किसी का अगर आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कहीं से, और चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो किसी संस्थान का हो, वो फोटोग्राफ्स हम पसंद नहीं करते, और उसको हम कभी डालेंगे भी नहीं। और ये और लोगों को भी सीखना चाहिए। आजाद भाई, एक और आपसे एक चीज और समझनी है कि 25 साल का सफर हो गया, शायद ज्यादा, पर मैं खुद में आपको 25 साल से देख रहा हूँ। इस सफर में ऐसा कोई किस्सा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? कई बार आपकी आंसू नहीं रुकते उसको किसी को कि यार, ऐसा कोई किस्सा लाइफ में आया होगा तो इतना लंबा सफर आपने काम करते करते, जिसको आप शेयर करना चाहेंगे आज? देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो था, वो जिसका मुझे दुख है, जिसको लेके मैं कई बार घंटों घंटों सोचने लग जाता हूँ आज भी, वो ट्रेंचिंग ग्राउंड वाला शीशमबाड़ा का जो कूड़ेदान है, वो भी मुझे बहुत चुभता है आज भी। वो मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि उससे किसी एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को, 100 आदमी को नुकसान नहीं हो रहा है। उससे पूरा पछवा दून हमारा खत्म हो जाएगा एक दिन। पूरा पछवा दून जो है बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगा और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो उसको लेके मैं आज भी परेशान रहता हूँ। और जिस दिन मुझे मौका मिला, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को, जिस दिन मेरी हाथ में कलम की ताकत आ गई, या जिस दिन मैं इस पोजीशन में होऊंगा, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य उस ट्रेंचिंग ग्राउंड को, उस पछवा दून से हटाना होगा। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो इंसान के साथ साथ वहाँ के पक्षियों को, पूरा नेचर को, जानवरों को, वहाँ की नदी को, पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। तो वो मेरे जीवन का एक ऐसा है जिसके लिए मैं बार बार सोचते रहता हूँ कि कब ऐसा मौका आए, कब ऐसी स्थिति बने कि हम उसको वहां से हटा पाए। क्योंकि क्षेत्र की स्थिति, बीच बीच में जब हम उधर जाते रहते हैं तो बदबू के साथ साथ जो बीमारियों का पता लगता है, तो क्षेत्र की स्थिति जब सामने सच्चाई की आती है, नई बीमारी लोगों में, हाँ, तो दुख होता है कि क्षेत्रीय विधायक तो जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ कठपुतली है। उसको भी मालूम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे चल रही है, विकास के नाम पे चल नहीं रही है। तो उसको पता है अगर कहीं मैं कोई आवाज उठा दूंगा तो मेरा टिकट फिकट ना कट जाए, मैं पार्टी में ही ना कमजोर पड़ जाऊं, तो वो तो इसलिए नहीं बोलेगा। कांग्रेस जो है मुर्दा हो चुकी है, कांग्रेस ने तो खुद उसको लगाया वहां पे ट्रेंचिंग ग्राउंड को। तो अब बात यह है कि उसको हटाए कौन? तो कोई नहीं हटाएगा। तो वो एक बड़ा मेरे लिए, ये आप कभी नहीं बोल सकते। हाँ। अच्छा, एज आजाद अली सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदू लोग भी आपके बहुत दोस्त हैं और बहुत नजदीक रिश्तेदार हैं, और मुसलमान समुदाय में आप पैदा हुए हैं। आप क्या देखते इस देश के अंदर? देखिए, हिंदू मुस्लिम को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ, मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ना मैं मुस्लिम नेता हूँ, ना मैं मुस्लिम से नेता या मुस्लिम कार्यकर्ता या मुस्लिम सामाजिक व्यक्ति के तौर पे कुछ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा मानना है हम एक इंसान है और हमें अपनी इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। तो हमारा तो एक ही मानना है कि इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान। तो और उसी का नतीजा ये है कि जब हमारा वो चाहे जो 6-8 महीने आंदोलन चला, रात दिन की भूख हड़तालें थी, उसमें हमारे सहयोग के तौर पे हमारे सहयोगी साथी और मुस्लिम ज्यादा थे। आज भी हमारे चाहे छोटा मोटा जैसा भी हमारा व्यापार भी होगा उसमें भी हमारे ज्यादातर जो है मुस्लिम साथी हैं। आज हमारे जनाधिकार मोर्चे में जो पदाधिकारी हैं, जो ज्यादा लोग जुड़े हैं, वो हर धर्म के लोग जुड़े हैं। तो हम कैसे हिंदू मुस्लिम्स में बिलीव करें, कैसे हिंदू मुस्लिम्स की बात कर सकते हैं जब हमारे साथ पूरे हर धर्म के, हर समुदाय के लोग साथ जुड़े हैं और सब एक वाकई में बिल्कुल दिल के रिश्ते की तरह कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें हमारे से बहुत अलग हैं, मतलब हम उस चीज को सोच ही नहीं सकते। इसका दोष आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं धार्मिक इस्तेमाल तो राष्ट्रीय दोनों ही दलों ने किया,
अच्छा। चाहे कांग्रेस हो चाहे वो हो। भारतीय जनता पार्टी के का डर कांग्रेस दिखाती है मुसलमानों को, ठीक है, मुसलमानों का डर उसको कांग्रेस डराती है भाजपा के नाम पे मुसलमानों को, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ, और हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के नाम से डराती है। तो दोनों ही लोग हैं, दोनों ही सोचते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक है, ये शायद फिक्स है, ये शायद ऐसे रहेगा। तो ये चीजें लेकिन देश हित में नहीं। आज अगर हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम्स की, तो हिंदू जो हमारे देश का है वो भी देश का देशवासी है, जो मुस्लिम्स है वो भी देश का देशवासी है, और कहीं पर भी अगर हिंदू मुस्लिम्स होता है, किसी तरीके का भी नुकसान होता है, तो नुकसान हमारे देश का ही है। तो हमें सबसे पहले सर्वोपरि देश को रखना चाहिए, देश हित में हमारी सोच होनी चाहिए, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, बड़े लंबे समय तक लड़ी गई, तो उस समय अगर ये हिंदू मुस्लिम्स वाली इस तरीके की भावना आ जाती बीच में, या ऐसी दरार बन जाती, तो आज हमारा देश आज़ाद कैसे होता। उस समय देश की आज़ादी में भी हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोगों ने अपने अपना बहुत हिस्सा ले रखा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है, जब वो आज़ाद हुआ उस समय भी क्या हिंदू मुस्लिम था? जब उस समय नहीं था, और उस मुल्क में हम रहते हैं जिस मुल्क में का तिरंगा वो भी 3 रंगों से बना है, जिसके अलग अलग महत्व हैं तीनों रंग के, और जो हमारा एक ऐसा जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, उसमें अगर हम बात मुस्लिम्स की भी करें, तो हमारी तो शरीयत और हमारी तो कुरान भी ये कहती है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, आपको उस मुल्क का सबसे ज्यादा प्यार ही उस मुल्क से होना चाहिए। तो ये तो कहीं से भी नहीं बन सकता कि कई लोग जो जबरदस्ती उठा देते हैं कि भाई इनको देश प्रेम में देश प्रेम नहीं है मुस्लिम। अरे भाई, हम कुरान से मुसलमान हट के नहीं चल सकता। मुसलमान के लिए कुरान से ऊपर कोई किताब नहीं है। जब कुरान ने ये कह दिया कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, आपके लिए सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली चीज आपका मुल्क है। मुल्क है, बिल्कुल। तो ये तो सारी चीजें बनाई हुई है, हम इसको नहीं मानते। एज ए मानव अधिकार कार्यकर्ता आजाद अली, ऐसी कोई चीज है जिसको आप जाते जाते आप शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समय की घड़ी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इंसान राजनीति करे, किसी भी दल की करे, कुछ भी किसी भी दल से करे, लेकिन जब राजनीति में, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण मैंने बहुत बारीकी से देखा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राजनीति की या समाज सेवा की आड़ में बहुत सारे लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, और वो लोग क्या करते हैं, मैं यही संदेश देना चाहूँ, उसको बंद करें। नहीं तो एक समय ऐसा आता है कि उस इंसान को बचाने वाला कहिए या उस इंसान के सहयोग में कहिए, कोई नहीं मिलता। तो आज कई हिंदू धर्म में भी है, कई मुस्लिम धर्म में भी है ऐसे, जो समाज सेवा की आड़ में, राजनीति के आड़ में सिर्फ ये गिद्ध की तरह नजर दौड़ाए रखते हैं कि कहां पर मुस्लिम्स परेशान हो और मैं इनकी थाने चौकी शासन प्रशासन की लाइजनिंग करके अपना पेट भर लूं। ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लोग इन चीजों को बंद कर दें, नहीं तो आजाद अली और आजाद अली की टीम और हमारा जन अधिकार मोर्चा हो सकता है ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ एक आंदोलन भी करे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमारी जानकारी में आ चुकी हैं, मुस्लिम समाज में भी और हिंदू समाज में भी, कि फला व्यक्ति संगठन के नाम पर या फला व्यक्ति अपनी राजनीति के नाम पर उससे इतने पैसे ले लिए, उससे फलाना काम कराने के इतने पैसे ले लिए, उसको ऐसे। अब किन से पैसे लिए, जो चिंता का विषय है। ऐसे इंसान से पैसे लिए, इसके पास पैसे ही नहीं थे, जो अपने घर के गहने जेवर गिरवी रख के पैसे ला के दे रहा है। किस और कैसे इंसान से पैसे लिए, इसके पास पैसे नहीं थे, जो ब्याज पे पैसे ला के दे रहा है। किससे पैसे लिए, जो अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के पैसे। तो ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये ऐसे व्यक्ति ना तो कभी फल सकते हैं ना फूल सकते हैं। तो ऐसे लोग या तो खुद से समझ जाएं और इस तरीके से लोगों का शोषण करना बंद कर दें, अन्यथा मैं आपके चैनल से स्पष्ट इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आज कह के जा रहा हूँ कि हम इसकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को, और इनके खिलाफ एक मुहिम के तहत काम किया जाएगा। और जैसे ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलेगी, चाहे वो हिंदू व्यक्ति हो चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो जो ऐसा कर रहा है, तो इनके खिलाफ के लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े हो जाएंगे कि मेरे भी साथ ऐसा किया है, मेरे साथ भी शोषण हुआ है। ऐसे कितने लोग आ जाएंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये समय रहते सुधर जाए। धन्यवाद आजाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपने सुना
मानव अधिकार कार्यकर्ता आजाद अली को अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।